वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द DSSB TGT एंड PGT इंग्लिश क्लास। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ लिटरेचर के प्रीवियस ईयर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हमारा टेस्ट नंबर 13 का रहेगा, लेक्चर नंबर 1 फॉर लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स आपके लिए लेके आई हूँ जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Which among the following is not an essential element of tragedy according to the Aristotle? So Aristotle के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा एलिमेंट है ट्रेजेडी का इनमें से जो नहीं है? A थॉट, B ऑरिकल, C प्लॉट और D करेक्टर। बताइए। एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स नामक बुक के अंदर इन्होंने ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स दिए। कौन कौन से 6 एलिमेंट्स है? प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो एरिस्टोटल ने दिए हैं। अब इन एलिमेंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है विच इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो प्लॉट जो है वो आत्मा है ट्रेजेडी की या ड्रामा की। सो प्लॉट इज कॉल्ड द सोल ऑफ ट्रेजेडी। और करेक्टर को मिलती है सेकंड प्लेस एंड द लास्ट वन इज स्पेक्टिकल्स। बट जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? वो है हमारा सॉन्ग यानी मेलोडी। ट्रेजेडी में जहां त्रासदा है, जहां दुख है, वहां पे सॉन्ग्स, मेलोडी, गाने, इन सब का कोई भी यूज नहीं है। सो सॉन्ग इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ट्रेजेडी। अब इसमें से हम देखते हैं कि आंसर क्या रहेगा। थॉट प्रेजेंट है, प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्टर सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो रह कौन सा गया? ऑरिकल। ऑरिकल इज द आंसर बिकॉज इट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन एग्नोरिसिस in Aristotle's poetics refers to? So we will read it an agnoresis का क्या मतलब है? A रिवर्सल, B परगेशन, C रिकॉग्निशन और D ट्रेजिक फ्लो। सबसे पहले बेटा समझ लेते हैं कि रिवर्सल क्या है। रिवर्सल होता है जब भी जो करेक्टर मेन जो हीरो है उसका फॉर्च्यून जो है पलट जाता है, उसकी किस्मत वापस हो जाती है। तो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून को कहते हैं, इसको कहते हैं पेरिपेशिया। दूसरा है परगेशन। परगेशन को क्या कहते हैं बेटा? कैथारसिस। थर्ड रिकॉग्निशन एंड फोर्थ है ट्रेजिक फ्लो। ट्रेजिक फ्लो को क्या कहते हैं? हेमर्शिया। सो बेसिकली बेटा जो रिकॉग्निशन है वो किस चीज की रिकॉग्निशन है? रिकॉग्निशन की सच्चाई की, कि जो हीरो है उसको ये सच्चाई पता चल जाती है कि मैंने गलती कर दी है, और इट इज द रिकॉग्निशन या फिर नॉलेज ऑफ ट्रूथ, यानी उसको सच पता चल जाता है कि मैं गलती कर चुका हूं। सो रिकॉग्निशन विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आंसर होगा जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ ट्रूथ। नंबर 3, who among the following is being given the credit for the invention of the sonnet? A emperor Frederick II, B Giacomo da Lentini, C Dante Alighieri, D Petrarca. So tell me the answer बेटा,
किसको कौन बताएगा, किसने इन्वेंशन की है इसकी, सोनेट्स की? तो सोनेट्स जो है गियाकोमो डा लेंटिनी ने करा है इन्वेंट, और इसको फैलाया किसने है इटली में? पेट्रार्क ने इसको एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लोर्ड इट इन इटली, फैला दिया था पेट्रार्क ने इसको, पूरी इटली में फेमस कर दिया था पेट्रार्क ने। और इसीलिए पेट्रार्क को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ सोनेट्स भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, sonnets are usually written in which? A, iambic hexameter, B, iambic tetrameter, C, iambic pentameter और D, iambic heptameter। बताइए बेटा, सोनेट्स जो है वो किस में लिखे जाते हैं? मैंने आप सबको बता रखा है कि सोनेट्स जो है 14 लाइंस का लव सॉन्ग होता है, 14 लाइंस का लव सॉन्ग होता है जिसको सोनेट कहते हैं। और इसे इट इज यूजुअली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर में बेटा क्या होता है, किसका पेयर होता है? छोटी और बड़ी मात्रा का पेयर होता है। और पेंटामीटर मींस 5 पेयर होते हैं। पेंटा मींस 5 पेयर्स होते हैं छोटी और बड़ी मात्रा के। क्वेश्चन नंबर 5, इन एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोएट्री वाज आल्सो नोन एज। एंशिएंट ग्रीक में लिरिक पोएट्री का और क्या नाम था? ए, पिंडारिक पोएट्री, बी, होरेशियन पोएट्री, सी, हेलेनिस्टिक पोएट्री और डी, मेलिक पोएट्री। बताइए बेटा। लिरिक क्या है? सॉन्ग। और मेलोडी, मेलिक इज समथिंग रिलेटेड टू पोएट्री और सॉन्ग। सो वी विल go with the option D, that is मेलिक पोएट्री। सो लिरिक पोएट्री को और क्या कहा जाता था ग्रीक एंशिएंट टाइम में? मेलिक पोएट्री भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिक मीटर किसको इन्वॉल्व करता है? A, 2 unstressed syllables, B, 1 stressed and 1 unstressed syllables, C, 2 stressed and 1 unstressed, D, both the syllables are stressed. So, foot of 2 syllables, बेटा जहां भी 2 सिलेबल की बात आती है वहां वो 4 तरीके के सिलेबल्स होते हैं। तो पहला होता है आयम्बिक, आयम्ब होता है पहला, जिसमें छोटी और बड़ी मात्रा का पेयर होता है। दूसरा होता है ट्रॉकी होता है, जिसमें बड़ी और छोटी मात्रा का पेयर होता है। थर्ड होता है प्रिक। प्रिक में क्या होता है बेटा? बोथ आर शॉर्ट। एंड लास्ट इज स्पेंडी। स्पोंडी में दोनों ही बड़ी मात्रा के पेयर होते हैं। तो अब हमें इसमें से देखना है कि आंसर क्या होगा, क्योंकि प्रिक है हमारे पास, तो प्रिक में कौन सी मात्रा के पेयर होते हैं? दोनों ही छोटी मात्रा होती है। छोटी मात्रा को कहते हैं अनस्ट्रेस्ड। सो 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होगा इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ क्लासिक ओड इज स्ट्रक्चर्ड इन विच मेजर 3 पार्ट्स। क्लासिक ओड की जो स्ट्रक्चर है वो किस अरेंजमेंट में अरेंज होता है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं क्लासिक ओड जो होता है बेटा वो पिंडारिक, उसको क्या कहते हैं? पिंडारिक ओड भी कहा जाता है। और पिंडारिक ओड ये किसने इन्वेंट किया था? ग्रीक पोएट ने, ग्रीक के पोएट ने किया था, जिनका नाम क्या था? ग्रीक पोएट पिंडार। और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है स्ट्रोफे, उसके बाद एंटी स्ट्रोफे एंड देन ईपॉड। स्ट्रोफे मतलब होता है बेटा टर्न,
और टर्न हम कहाँ से लेते हैं? ये सब ओड के पार्ट्स हैं। ओड मतलब सॉन्ग। सॉन्ग में पहले जब हम घूमते हैं तो कब कहाँ से कहाँ टर्न लेते हैं? स्ट्रोफे मीन्स राइट टू लेफ्ट टर्न लेना, राइट टू लेफ्ट। देन है एंटी स्ट्रोफे यानी लेफ्ट टू राइट यानी रिटर्न हो जाना, वापसी घूम जाना। उसके बाद है ईपॉड जो मतलब होता है कि सॉन्ग फिनिश होने के बाद स्टैंडिंग स्टिल, वहीं पे खड़े रहना, इट मीन्स स्टैंडिंग स्टिल, it is epod. So basically these are all the terms. So answer will be option, your answer C. Question 8, what does the term cacophony means? So cacophony term का क्या मतलब होता है बेटा? अगर हम इसको डिवाइड करके, इसको हम ब्रेक करके, टर्म को, पूरे वर्ड को हम ब्रेक करके अगर पढ़ें तो इसका रूट वर्ड जो कैको है दैट मीन्स बैड, और फोनी मीन्स एनी काइंड ऑफ अ साउंड। ठीक है, तो जब बैड साउंड है, बैड साउंड बुरी आवाज, कर्कश वाली या फिर कोई भी लाउड साउंड हमें कैसी लगेगी सुनने में? हार्श लगेगी, रफ लगेगी, काफी अनप्लीजेंट लगेगी। क्या वो प्लीजेंट होगी? नो। क्या वो स्ट्रॉन्ग होगी? नो। यंग ब्यूटीफुल लगेगी? नो। बैड सॉन्ग हमेशा हमें बैड ही लगेगा, अनप्लीजेंट ही लगेगा। सो इट विल बी ऑप्शन सी। So question number 9, rhyme royal is written in which of the following? Rhyme royal सबसे पहले बेटा है क्या? Rhyme royal, rhyme royal जो है 7 लाइन का स्टेंजा होता है, इट इज अ 7 लाइन स्टेंजा। और इसका जो नाम, इसको जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो किया था चौसर ने, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चौसर। उसके बाद इसको रॉयल का नाम कैसे दिया 7 लाइन स्टेंजा को? चौसर ने तो इंट्रोड्यूस कर दिया एक 7 लाइन स्टेंजा, पर इसको रॉयल का टाइटल कैसे मिला? क्योंकि इसे यूज किया किंग जेम्स फर्स्ट ने इसको यूज किया। किसमें यूज किया? अपने क्या कहते हैं वर्क में, जिस वर्क का नाम था किंग स्क्वायर। किंग स्क्वायर में उन्होंने ये इसको यूज किया है, और इसलिए रॉयल पर्सन के यूज करने की वजह से, किंग एक रॉयल पर्सन है इसलिए इसका नाम पड़ा राइम रॉयल। सो ऑप्शन विल बी, हमें यहां से मिलता है आंसर 7 लाइन स्टेंजा, राइम रॉयल 7 लाइन स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 10, हु फर्स्ट यूज द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? ये मैं अपने पहले के भी लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो फ्रेज सबसे पहले किसने यूज किया था? सबसे पहले विलियम जेम्स ने इसको यूज किया था। और कौन सी बुक में अपनी यूज किया था? इसे यूज किया गया था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक में। इस बुक में उन्होंने यूज किया था, और इसे जो है वर्जीनिया वुल्फ ने अपने बहुत सारे वर्क्स में यूज करके फेमस किया है। सो वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का used this term, ठीक है। So this is all about this. Question 11, what does the term prosody signify? अब prosody का क्या मतलब होता है बेटा? prosody पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। A डिक्शनरी मेकिंग, B सेंस ड्रॉन, C साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन, एंड D स्टडी ऑफ द वर्ड्स। prosody बेसिकली बेटा होता है अ वे ऑफ लर्निंग द पोएट्री, किस तरह पोएट्री की लर्न की जाती है, फिर कह सकते हैं साइंस ऑफ पोएट्री। और साइंस मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। साइंस का मतलब ही अरेंजमेंट होता है। सो जहां भी अरेंजमेंट हो पोएट्री की उसको कहेंगे prosody। अरेंजमेंट कैसे होती है कि इसमें कितने जो है, कौन सा फुट यूज हुआ है,
इसमें कौन सी राइमिंग लगी है, ऑल दिस कम्स अंडर द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. द टर्म डिक्शन सिग्निफाइज. जो टर्म डिक्शन होती है वो क्या, उसका क्या मतलब होता है? A, the choice in arrangement of the words. B, the arrangement of the figure of speech. C, the choice of intonation. And D, the choice of the meters. So what does the term diction signifies? Diction होता है बेटा a kind of style, कि किस तरह लिखा जा रहा है. So diction means a kind of style. जिस तरह लिखा जाता है उस स्टाइल को कहते हैं डिक्शन, लिखने के स्टाइल को. तो लिखने का स्टाइल हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से राइटिंग के दौरान हमें कौन कौन से वर्ड्स हमने यूज किए हैं और वर्ड्स की कैसी अरेंजमेंट की है, उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारी कैसी डिक्शन है. सो डिक्शन मीन्स होता है द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स. Question 13. The mystery plays were based on. जो mystery plays हैं वो किस पे based हैं? A, stories from Bible. B, stories from Vedas. C, stories from saints' life. Or D, stories from Greeks. So mystery plays are totally based on stories from the Bible. बाइबल से जितनी भी स्टोरीज ली गई हैं उसे मिस्ट्री प्लेस कहते हैं, और जितनी भी स्टोरीज सेंट्स की लाइफ से ली गई हैं उनको कहते हैं मिरेकल प्लेस. मिरेकल प्लेस कौन से होते हैं? जो जिनमें जो स्टोरीज हैं, स्टोरीज फ्रॉम सेंट्स लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेशनिज्म was a revolt against whom? जो एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशनिज्म है वो किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट था? इट वॉज द रिवॉल्ट अगेंस्ट डेडिज्म, नेचुरलिज्म, फ्यूचरिज्म और सररियलिज्म. इसका आंसर है बेटा बी, नेचुरलिज्म. 15. The term used to indicate the particular type of writing is called. किसी भी, जब भी हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई भी वर्क पढ़ते हैं, तो हम ये पूछते हैं कि ये किस उसमें था, वर्क जो है पर्टिकुलर किस तरीके की राइटिंग में लिखा गया है ये वर्क. तो उस जो वर्क की राइटिंग है, लिखने की जो शैली है, उस शैली को क्या कहेंगे? यॉनरा. ठीक है. सो द टाइप ऑफ राइटिंग द टर्म्स इज कॉल्ड यॉनरा. Question 16. What is the meaning of Hamartia as used by Aristotle in his theory of tragedy? So Hamartia term का क्या मतलब है? As used by Aristotle in his theory of tragedy. यानी कि Hamartia एक तरीके का क्या है? ट्रेजिक फ्लॉ है, ट्रेजिक फ्लॉ. सो बेसिकली इनमें से क्या होगा? एरर इन जजमेंट. सो हेमर्शिया होता है कि हमसे जब जो हीरो होता है उससे जजमेंट में कोई एरर हो जाता है और उससे क्या होता है? उसका फ्लॉ हो जाता है, उसका डाउनफॉल आ जाता है. सो एरर इन द जजमेंट. टू विच पोएट डज द फॉलोइंग फ्रेज अप्लाई? ये किस पोएट, फॉलोइंग फ्रेज जो है वो किस पोएट का है? ए, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. So willing suspension of disbelief is the phrase by Wordsworth, Coleridge, Keats or Shelley. It is the work of Coleridge. Next question. Gothic novels deals with dash and suspense. जो गॉथिक नॉवेल्स होती हैं वो, गॉथिक मतलब भूतिया नॉवेल्स, वो किसके साथ डील करती हैं? एडवेंचर के साथ, बी कॉमेडी के साथ, सी ह्यूमर के साथ और डी हॉरर के साथ. जब भूत है, प्रेत की बातें हो रही हैं, इन सब चीजों की बातें हो रही है, तो इट विल डील विद हॉरर ओनली.
क्वेश्चन 19, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हीरोइक कपलेट में क्या क्या होता है इनमें से? ए आयम्बिक टेट्रामीटर, बी आयम्बिक पेंटामीटर, सी आयम्बिक हेक्सामीटर और डी आयम्बिक सेप्टामीटर. सो हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर. आयम्बिक पेंटामीटर मतलब छोटी और बड़ी मात्रा के पेंटा यानी 5 पेयर्स. What does the term mythos means in Aristotle's poetics? मिथोस का क्या मतलब होता है एरिस्टोटल की पोएट्री के अकॉर्डिंग? पोएटिक्स जो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स बुक लिखी है उसमें उसने मिथोस का मीनिंग बताया है. वो मीनिंग क्या है? ए प्लॉट, बी एक्शन, सी सीरियस और डी करेक्टर. इट इज मिथोस मीन्स प्लॉट. प्लॉट जो कि क्या है? सोल ऑफ ट्रेजेडी. इसको सोल भी कहते हैं. सो इट इज कॉल्ड मिथोस. इसका दूसरा नाम है मिथोस. क्वेश्चन नंबर 21, कैथारसिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द ट्रेजेडी. सो कैथारसिस का मतलब बेटा क्या होता है? पर्गेशन ऑफ थॉट्स. कैथारसिस मीन्स पर्गेशन ऑफ थॉट्स. और जिस प्रकार से कैथारसिस जो टर्म है दैट इज टोटली कनेक्टेड विद द ट्रेजेडी. ये ट्रेजेडी से जुड़ा हुआ टर्म है जिसमें जिसमें रियलाइजेशन की फीलिंग होती है. और जो फार्स टर्म है वो किससे जुड़ा हुआ है? कॉमेडी से. तो जो टर्म इन्होंने बोला है कि हमें वो टर्म बतानी है जो कि लाफ्टर, जो कि इक्वली कैथार्टिक हो सकता है. सो फूहड़ हंसी यानी फार्स जो है वो इक्वली कैथार्टिक हो सकता है. एंड इट इज रिलेटेड टू कॉमेडी. टर्म रिलेटेड टू कॉमेडी. क्वेश्चन 22, डेकासिलेबिक लाइन्स जनरली एम्प्लॉयड. डेका पहले डेका का रूट वर्ड का मीनिंग होता है 10. सिलेबिक यानी सिलेबल्स जिसमें 10 सिलेबल्स हों. अब 10 सिलेबल्स का क्या मतलब है? 1 मीटर कंसिस्ट ऑफ, 1 मीटर में कितने होते हैं? 2 सिलेबल होते हैं. ठीक है. और हमारे पास इधर 10 सिलेबल्स हैं तो कितने मीटर हुए? 5 मीटर्स. 5 मीटर्स का मतलब iambic meter. So decasyllabic lines are generally employed in an iambic meter. Question 23, an alternative name for prose epigram is. epigram का दूसरा नाम क्या है? aphorism, apothegm, epigramosopi, prosonium. ठीक है. सो एपिग्राम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सेइंग. मतलब अ शॉर्ट इंस्ट्रक्टिव सेइंग. एक ऐसी सेइंग जो विटी होती है. विटी भी हो सकती है. ठीक है. छोटी सी कोटेशन जो इंस्ट्रक्शन दे रही हो उसे कहते हैं एपिग्राम. सो आंसर विल बी एपोथेम. क्वेश्चन 24, a work which uses mockery and exaggeration to criticize absurdity or weakness is a. एक ऐसा काम जो मजाक उड़ाने के लिए, ऐसी टर्म जो मजाक के लिए, किसी की मोकरी करने के लिए या फिर बात को बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए यूज़ होती है. एग्जेजरेशन करने के लिए. क्या? किस चीज़ की? टू क्रिटिसाइज, किसी की वीकनेस का मजाक उड़ाना. तो क्या कहलाएगा? Satire. A narrative poem or song consisting of short stanzas, usually rhymed quatrains in iambic with a refrain. So एक narrative poem या कोई भी song जिसमें क्या होता है? जो कंसिस्ट करते हैं छोटे छोटे स्टैंजास जो कि राइमिंग में हैं. ठीक है. तो राइम जब बनती है तो एक बैलेड बनता है. जब भी स्टैंजास राइमिंग में बनते हैं तो वो एक बैलेड की फॉर्म ले लेते हैं. अब रिफ्रेन का बेटा मतलब क्या होता है?
विद अ रीफ्रेन। रीफ्रेन मीन्स किसी भी लाइन का रेपिटिशन, यानी किसी भी लाइन का बार बार आना, और बार बार जब लाइन रिपीट होती है तो वो बैलेड में ही रिपीट होती है, तो आंसर विल बी बैलेड। A sentence, quotation और poem that is put at the beginning of a written work. लास्ट में जब कोई भी चीज़ आती थी तो हम बोलते थे वो एपिलॉग है, ठीक है, बट स्टार्टिंग में अगर हम कोई भी चीज़ को रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? एन एपिग्राफ। सो द स्टार्टिंग पोएम कोटेशन ऑफ एनी वर्क इज नोन एज एपिग्राफ। मीटर इन पोएट्री मीन्स, मीटर का क्या मतलब होता है? मीटर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। मीटर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बना हुआ होता है और सिलेबल्स के कॉम्बिनेशन को ही मीटर कहते हैं। सो अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इज कॉल्ड मीटर। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिक ओड। इसमें से कौन सा जो है स्ट्रक्चर नहीं है क्लासिक ओड का? क्लासिक ओड यानी कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, इसका मतलब पिंडारिक ओड भी होता है, और पिंडारिक ओड में स्ट्रोफे, फिर एंटी स्ट्रोफे, फिर ई पॉड, यानी राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट मूव करना, एंड ई पॉड मीन स्टैंडिंग स्टिल, स्टैंडिंग स्टिल। और इकोलॉग क्या होती है? इट इज़ द पेस्टोरल पोएम्स। ये पेस्टोरल पोएम्स होती हैं जिनको इकोलॉग्स कहते हैं, यानी ग्रामीण कविताएं। पेस्टोरल पोएम्स उनको कहते हैं इकोलॉग्स। तो ये तीनों तो पार्ट हैं क्लासिक ओड के, एंड पेस्टोरल पोएम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ क्लासिक ओड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फिक्शनल जॉनरा? बेटा नॉन फिक्शनल मीन्स होता है कि अगर रियल, तो हमें बताना है कौन सा ऐसा जॉनरा है इनमें से जो रियल नॉट, यानी रियल नहीं है, ठीक है, रियल नहीं है यानी कि वो फिक्शनल है। तो इनमें से कौन सा रियल नहीं है? बट ऑब्वियस है, मुझे दिख रहा है साफ साफ रोमांस। रोमांस जो होता है वो रियल नहीं होता, काल्पनिक होता है, हमेशा कल्पनाओं में हम खो जाते हैं रोमांस में। सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू फिक्शन। एंड डायरीज, वी राइट अवर डेली एक्सपीरियंसेस। हम डायरी में क्या करते हैं? अपने डेली के रियल एक्सपीरियंस लिखते हैं कि रियल में हमारे साथ आज क्या हुआ, तो इट इज़ अ रियल थिंग। सेकेंड है ऑटोबायोग्राफी, विच इज़ रियल थिंग ऑफ द लाइफ, जो इंसान के साथ ज़िंदगी में घटा है वो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होता है। एंड मेमोयर्स आर द रियल मेमरीज। मेमोयर वर्ड से ही पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू मेमरी, मेमरी से रिलेटेड होता है। जो इंसान की मेमोरी से रिलेटेड होता है, रियल मेमोरी से रिलेटेड होता है, रियल यादों से रिलेटेड, उसको कहते हैं मेमोयर्स, ठीक है। तो काल्पनिक क्या हुआ? सिर्फ रोमांस। तो आंसर विल बी सी, रोमांस। क्वेश्चन नंबर 30, बैलेड सिंगर्स आर कॉल्ड व्हाट? बैलेड सिंगर्स किसको कहते हैं? ए वोल्टा को, बी मिंस्ट्रल्स को, सी पैराडॉस को, या डी स्टेसिमा को? स्टेसिमा को। सो बैलेड सिंगर्स जो होते हैं, जो बैलेड सॉन्ग गाते हैं। अब ए है वोल्टा। वोल्टा मतलब होता है बेटा टर्न, किसमें? टर्न ऑफ थॉट्स में। यानी कि जैसे कोई भी हम सॉन्ग गाते हैं उसमें अचानक जो है 7-8 लाइन के बाद जैसे अगर जो है थीम चेंज हो जाता है, बात चेंज हो जाती है, थॉट्स चेंज हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं वोल्टा। अगला है मिंस्ट्रल्स, सी है पैराडॉस। पैराडॉस होता है जो हर ट्रेजेडी के एपिसोड में फर्स्ट सॉन्ग आता है। सो जो ट्रेजेडी के एपिसोड में सबसे पहले सॉन्ग गाया जाता है उसको कहते हैं पैराडॉस, और फर्स्ट सॉन्ग, ठीक है, बिफोर एवरी एपिसोड। और लास्ट है स्टेसिमा, यानी कि एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड। ये वो सॉन्ग होता है जो कि एंड में गाया जाता है, एंड ऑफ एवरी एपिसोड। और ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों बताते हैं कि जो एपिसोड था वो किसको एड्रेस कर रहा था, यानी एपिसोड किसके बारे में था। तो दीज आर एड्रेसिंग सॉन्ग्स। ये एड्रेसिंग सॉन्ग्स होते हैं बताने के लिए कि एपिसोड था किस चीज़ के लिए। सो द आंसर विल बी मिंस्ट्रल्स,
मिन्स्ट्रल्स होते हैं जो बैलेड सिंगर्स होते हैं. So you can join us on our YouTube channel A1 English 360 degree, our Telegram channel, Facebook and also Instagram. Thank you for contacting